हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर पॉइंट। माय नेम इज आशुतोष टेवाल। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म को कंप्लीट किया था और उससे जस्ट अगला लेक्चर, आज का जो लेक्चर है वो है मगध साम्राज्य का उदय। लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से ही हमारी जो ये रियल स्टोरी है यहाँ से स्टार्ट होती है, जिससे सारे पॉइंट कनेक्ट होकर कहाँ जाएंगे, वो मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। ठीक, और लेकिन उससे इसे स्टार्ट करने से पहले जस्ट थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। ये जो स्टोरी स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट हुई थी ये, या सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद फिर हम कहाँ गए, वैदिक काल के अंदर गए। वैदिक काल के बाद फिर हम गए उत्तर वैदिक काल के अंदर। उत्तर वैदिक काल के अंदर हमने देखा कि लोग काफी परेशान हो गए, जिससे कि वहां पर 62 धर्म निकलकर सामने आए थे, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट धर्म थे वो थे दो, जिनका नाम था बौद्ध और जैन। उनके अंदर काफी खास बातें थी जिसको लेकर के लोगों ने उसको ज्यादातर अडॉप्ट किया। जिसको भी जो सुटेबल लगा वो उसी धर्म की ओर चला गया। ठीक है, तो इसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि फिर वहां क्या हुआ था कि 16 महाजनपद खड़े हुए थे। उन 16 महाजनपद की अलग अलग राजधानियां थी, और मैंने बताया था कि आपको इसके अंदर पेपर के अंदर भी जो जिसके बारे में पूछा हुआ था वो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। ठीक, तो अब बात करते हैं इसकी मगध साम्राज्य का उदय। तो इसका उदय कैसे हुआ? जब 16 महाजनपद जब आपस में लड़ रहे थे, तो उसमें सबसे जो ताकतवर माना जाता है उसको मगध माना जाता है, और जो सबसे बड़ा माना जाता है वो है अवंती। सबसे बड़ा अवंती था और सबसे ताकतवर मगध था। सबसे ताकतवर मगध इसलिए था क्योंकि उसके, मान लो देखें, जैसे कि ये मगध जो बसा हुआ था ये बिहार था पूरा। ठीक है, अगर हम इंडियन मैप के अंदर देखें तो बिहार का जो भी एरिया होता है वो मगध साम्राज्य का समकालीन आता है वो। अगर मैं देखो इसको मैं ड्रॉ कर लूं इस तरह से, यह था हमारा मगध। यहां से कौन सी रिवर बहती है और यहां से कौन सी रिवर बहती है? ठीक, और यहां पर है हमारी क्या, पहाड़ियां। यहां पर है हमारी पहाड़ियां। ठीक है, ये जो नदी बहती है ये होती है हमारी गंगा, और जो है नर्मदा, और जो ये पहाड़ियां हैं ये हैं विंध्याचल पहाड़ियां हैं। ठीक, और इसके बाद था फिर ये, अगर मैं इस तरह का ये बनाऊं मैप, तो मैप के अंदर इस तरह से था कुछ, हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर। ये इंडिया का इस तरह का हिस्सा था ये। ठीक, तो ये इंडिया का कुछ यहाँ पे फिर जाके फिर ये इस तरह से था। ठीक, तो आप समझ रहे होंगे कि मैप ये अभी क्या बना, मैंने आधा मैप बनाया। ठीक है, सिर्फ इसको समझाने के लिए। ठीक है, तो मतलब ये ऐसा मानते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि मगध सबसे ज्यादा ताकतवर क्यों था? तो इसके कारण क्या थे? इसके कारण ऐसे थे कि इधर भी गंगा नदी और इधर भी, इधर कौन सी नदी, नर्मदा नदी, और ये क्या है हमारा अरेबियन सी है ये। ठीक है, और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी वाटर है, हिंद महासागर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या था कि यहाँ इधर भी पानी था ये, ठीक है, और इधर भी समुद्र था ये। ठीक है, उसके बाद फिर अंदर जैसे हम घुसते हैं यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर क्या था, गंगा, और इसके यहाँ पर क्या था, नर्मदा, और यहाँ पर क्या है, ये पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो मतलब कि इसके अंदर लकड़ी, खाने पीने का सामान, तो इनको इजिली प्रोवाइड हो जाता था यहाँ से सब कुछ। ठीक है, उसके फिर बाद फिर हथियार बनाने के लिए लकड़ी वगैरह जो भी उन्हें कुछ चाहिए होता था वो सब कुछ कहाँ से मिलता था, जंगलों के अंदर से। और यहाँ पर भी, इसके आसपास भी बहुत बड़ा जंगल था। ठीक है, मतलब यहाँ तक पहुंचना काफी मुश्किल था। और जब कोई भी, या कोई भी ऐसा, आप कोई भी कंट्री मान लो, अगर उसके पास उसकी इकोनॉमिक वगैरह और उसकी जो
बोलते हैं कि आर्मी स्ट्रेंथ अगर अच्छी होगी, आर्मी स्ट्रेंथ अच्छी कब होगी, जब उसके अंदर नए टेक्नोलॉजी के हथियार होंगे तभी तो अच्छी होगी वो, ठीक है। और नए टेक्नोलॉजी के हथियार कैसे बनते हैं, जब आपके पास रॉ मटेरियल हो, तो इनके पास ये सब कुछ था यहाँ पर, इसलिए इसको मगध राज्य को सबसे ताकतवर मगध राज्य बोला जाता है, ठीक है, सबसे ताकतवर साम्राज्य बोला जाता है इसको, ये सबसे ताकतवर जनपद बोला जाता है इसलिए इसको, ठीक, इसलिए ये क्या था, सबसे ताकतवर इसलिए माना जाता है इसको, ठीक। और सबसे बड़ा कौन सा है, अवंती। तो 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे ये स्टार्टिंग के ही, सबसे ताकतवर कौन और सबसे क्लियर हो गया होगा ये। अब मगध साम्राज्य की बात करें तो हम जब हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़े थे तो वहां पर हमने देखा था लास्ट लेक्चर के, हम हर्यक वंश की क्या कर दिया था, हमने हर्यक वंश की स्थापना कर चुके थे हम लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा तो वहां से वो लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक। और उससे पहले भी कि जो मगध साम्राज्य का जिसने भी स्थापना की थी उसका नाम था ब्रह्मदत्त, ठीक है। इसमें हम 3 वंशों के बारे में पढ़ेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। शिशुनाग वंश इतना ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें 4-5 पॉइंट ऐसे हैं, बस 4-5 पॉइंट क्या लाइन ही है बस, तो उसको भी हम क्या करेंगे यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे ताकि स्टोरी बनी रहे, ठीक है। नहीं तो फिर सोचेंगे कि स्किप होगी बीच में से, ठीक है, कुछ लाइन, ठीक। तो चलो पढ़ते हैं। देखो अगर मैं बात करूं इसके संस्थापक की, तो मैंने आपको बताया कि ब्रह्मदत्त इसके क्या है, संस्थापक थे। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि राजधानी क्या थी इसकी, राजगृह या गिरिब्रज। और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूके वाले कलर के पेपर में, ठीक है। उत्तराखंड का जो पेपर हुआ था अभी कुछ महीने पहले, वहां पूछा गया था कि मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो इसके संस्थापक किसको माना जाता है, ब्रह्मदत्त को, ब्रह्मदत्त, ठीक है, इसको माना जाता है इसका संस्थापक। और राजधानी मैंने अभी आपको बताई क्या है, यहाँ की राजधानी, राजधानी यहां से है राजगृह या गिरिब्रज, ठीक है, ये राजधानी थी, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि इसने तो इसकी स्थापना कर दी, लेकिन मगध जो साम्राज्य का जो उदय हुआ वो किसके शासनकाल में हुआ, जब हुआ है जब हर्यक वंश की स्थापना की गई। और हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार ने की थी हर्यक वंश की स्थापना। तो इसमें हम पहला जो वंश पढ़ेंगे वो है हर्यक वंश, ठीक। तो हर्यक वंश देखो, हर्यक वंश। तो वीडियो स्किप मत करना यार, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी आज के टॉपिक की, और इम्पोर्टेंट भी काफी है ये, ठीक है। तो इसका अगर मैं बात करूं संस्थापक की, तो संस्थापक था इसका कौन, बिंबिसार, बिंबिसार इसका संस्थापक था। और कब हुआ था, 544 ईसा पूर्व में इसकी क्या की थी, स्थापना, यानी कि 544 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व में, बैकवर्ड चल रहा है अभी। 544 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, वो बिंबिसार के द्वारा की गई थी। और ये किसको मानता था, ये बौद्ध धर्म के समकालीन था। तो जाहिर सी बात है समकालीन था, तो बौद्ध धर्म का क्या करेगा, इसने बौद्ध धर्म को क्या किया था, अपनाया था, ठीक है। मतलब ये अनुयायी था किसका, ये बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का अनुयायी था ये, ठीक है। 545 ईस्वी में जब इसने स्थापना की थी, जाहिर सी बात है ये गद्दी पर ये बैठा होगा, ठीक है, ठीक। पर्सनल एक होता है, देखो इसकी जब इसकी सेना भी होगी, जाहिर सी बात है जब राजा था ये, ठीक है।
तो जब इसकी सेना थी, इसने जो प्रशासनिक बल जो होता है उसके ऊपर या व्यवस्था होती है उसके ऊपर इसने सबसे ज्यादा जोर दिया था। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम या ऑर्डर, ठीक है, उसके ऊपर इसने सबसे ज्यादा ध्यान दिया था या सबसे ज्यादा बल दिया था कि इसमें हम कोई अच्छे चेंजेस करके इसको और भी सिस्टम को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो वो ये पहला राजा था जिसने ऐसा किया था। ठीक है, यानी कि ये क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देने वाला पहला राजा किसको माना जाता है, वो बिंबिसार को। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देने वाला प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देने वाला पहला राजा। तो ये क्या था, ये प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देने वाला पहला राजा था। ठीक, अब क्या हुआ, अब इसने अपना शासनकाल कंप्लीट किया और कंप्लीट क्या किया, अब इसका एक लड़का था अजातशत्रु। ठीक है, उसने क्या कर दिया, इसकी हत्या कर दी कब, 493 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इसकी अब हत्या होगी कब, 493 ईसा पूर्व में। किसने कर दिए, अजातशत्रु द्वारा। अजातशत्रु द्वारा इसकी 493 में ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी गई और ये खुद गद्दी पर बैठ गया कब, 493 ईसा पूर्व में। ठीक, तो यहाँ आएगा अजातशत्रु गद्दी पर बैठा कब, 493 ईसा पूर्व में। और इसको क्या कहा जाता है, इसको पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने पितृहंता का मतलब क्या होता है, पिता की हत्या करने वाला। ठीक है, पिता की हत्या करने के कारण इसको क्या कहा जाता है, पितृहंता। तो इसका दूसरा नाम क्या है, पितृहंता। पितृहंता भी क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है। ठीक, पितृहंता। पितृहंता का मतलब क्या होता है, पिता की हत्या करने वाला। ठीक है, अभी जब मगध पढ़ा था, जब हमने इसके मैपिंग के थ्रू जब पढ़ा था, उसके बराबर में हमने क्या देखा था, उसके बराबर हमने देखा था कि क्या था वहां, वैशाली एक जनपद भी था वहां पर। ठीक है, तो इसने क्या किया था, इसने वैशाली जनपद को के साथ इसने क्या कहा, जो वैशाली जनपद की शक्तिशाली जो वज्जी संघ था, वैशाली के अंदर ना एक शक्तिशाली वज्र संघ था। ठीक है, उसने क्या किया, इसने उसके साथ क्या कर लिया, युद्ध कर दिया और इसकी ये जीत भी गया उसमें। ठीक है, और यहाँ से एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने वहां पर ये जीता क्यों था। ये इसलिए जीता था क्योंकि इसने वहां पर 2 नए हथियार का यूज किया था। ठीक है, और उनका नाम था रथमुसल और महाशिला कंटक। ठीक है, जब भी अगर कोई वॉर हो गया तो उसके अंदर अगर हमने क्या गया या किसी और जो भी जिनके बीच में वॉर हो रखा है, ठीक है, अगर उनमें से किसी एक बंदे ने नई टेक्नोलॉजी यूज कर ली या नई टेक्नोलॉजी के क्या कर लिया, उसने वेपन यूज कर लिया, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो फालतू इफेक्ट पड़ेगा ही। ठीक है, उसके फेवर में जो यूज कर रहा है। ठीक है, मतलब उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यही उसकी जीत का कारण भी बनेगा। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, इसने क्या किया, इसने युद्ध किया वैशाली के शक्तिशाली वज्र संघ से। वैशाली के शक्तिशाली वज्र संघ से युद्ध किया और ये जीत भी गया। ठीक है, और विजयी हुआ 2 नए हथियारों के कारण। विजयी हुआ 2 नए हथियारों के कारण। दो नए हथियारों के कारण ये विजय हुआ। उनका नाम था रथ मूसल। ठीक है,
मतलब ये रथ, ये इस टाइप का रथ बनाया था, ये मतलब ये जो भी सामने चीज आती थी उनको मसलने का काम करता था ये, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, रथ मुसल, ठीक। और जो दूसरा है वो है महाशिला कंटक, ठीक है, महाशिला कंटक। तो ये वो 2 हथियार थे वो, ठीक है, जिनका यूज करके इसने ये युद्ध जीता था, ठीक है। तो रथ मुसल का मतलब तो आपको मैंने बता दिया। ये क्या होता है कि ये एक रथ होता है जिसके सामने जो भी आता है उसको मसलता रहता है। इसमें कुछ ऐसी टेक्निक लगी हुई थी, ठीक है। महाशिला कंटक का मतलब होता है ये पत्थर फेंकने वाली मशीन होती है, ठीक है। ये जो दूसरी सेना होती है उनके ऊपर पत्थर फेंकती है, ठीक। ये हमने देखा था, पता कहाँ देखा था, ये देखा था पद्मावत में। पद्मावत जो मूवी है ना, उसके जो बैटल हुई थी वहां देखा था ये रतन सिंह के और खिलजी के बीच में। पढ़ेंगे उसको भी जब आएगा खिलजी वर्ष, जब मिडिल हिस्ट्री पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो इसी के, अब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इसी के अजातशत्रु के काल में ही क्या हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कहाँ पर, जो इसकी राजधानी थी, कहाँ थी इसकी राजधानी, राजगृह के अंदर। और शासक तो आपको पता ही है, अजातशत्रु, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि मैं इसे करा चुका हूं, ठीक है। तो इसी के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति चतुर्थ बौद्ध संगति हुई। कब हुई है, इसी के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में ये इसी के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। इसी के शासनकाल में हुई थी और 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और हुई थी कहां पर, यहाँ पर इसकी राजधानी है, मतलब राजगृह में, राजगृह में, ठीक है, राजगृह में हुई थी और 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। अब देखो ये भी क्या था, ये जैन धर्म का अनुयायी था, मतलब ये जैन धर्म को मानता था, लेकिन इसने बाद में अडॉप्ट किया था क्या, बौद्ध धर्म। अनुयायी किसका था ये, जैन धर्म का। तो ये था अनुयायी था किसका, जैन धर्म का अनुयायी था। लेकिन बाद में बौद्ध धर्म इसने एडॉप्ट किया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसने बाद में क्या किया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। अब आते हैं, अब 462 में, यानी कि 462 ईसा पूर्व में इसकी हो गई हत्या, यानी कि इसकी हत्या क्या हुई, इसकी हत्या हो गई कब, 462 ईसा पूर्व में, 462 ईसा पूर्व में इसकी हो गई हत्या। और ये किसने की, इसका एक लड़का था उदाइन, ठीक है, उसके द्वारा इसकी हत्या की गई थी, ठीक है। तो उदाइन द्वारा इसकी हत्या की गई थी, ठीक है। अब देखो यहां पर ना एक रिवाज चल गया अब ये कि पिता को मारो और राज करो, ठीक है, यानी कि बाप को उड़ा दो अपने और राज करो, ये वाली चीज यहाँ चल दी। तो इसलिए इस वंश को हम क्या बोलते हैं, पितृहंता वंश भी इसका बोला जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है पितृहंता वंश भी इसको क्या कर रहे हैं, बोला जाता है, ठीक है, पितृहंता वंश, यानी कि पिता को उड़ाओ और शासन करो, ठीक है। तो ये इसका दूसरा नाम है हर्यक वंश का, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 462 ईसा पूर्व में उदाइन द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। किसकी, क्या चल रहा था ये, अजातशत्रु की हत्या कर दी गई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, 462 ईस्वी में फिर ये क्या हुआ, ये गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। इसने कुछ ज्यादा खास काम तो किया नहीं, लेकिन हाँ देखो अभी हमने पढ़ा था गंगा नदी जाती है और इसके नीचे को क्या जाती है, एक सोन नदी भी जाती है, ठीक है, नर्मदा चलती भी है, सोन नदी भी है एक, ठीक है। तो इसने ये क्या है, मान लो ये क्या है, गंगा, ठीक है, और ये क्या है,
मतलब यहाँ से क्या है, ये हमारी सोन नदी, ये गंगा नदी है, ये सोन नदी है। ठीक है, तो इसने क्या किया था, इसका जो संगम है ना, ये संगम ये वाला पॉइंट जहाँ पर दो नदियां मिलती है उसको संगम बोलते हैं। ठीक है, तीनों मिल सकते हैं। तो इस पे यहाँ पर इसने क्या किया था, एक कुसुमपुर नगर बसाया था जिसको हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसने क्या बसाया था यहाँ पर, कुसुमपुर नगर। यह था हमारा कुसुमपुर नगर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, पाटलिपुत्र। आगे जाके इसका नाम भी चेंज हो गया था, हालांकि पटना हो गया था इसका नाम। ठीक है, ठीक। अब इसने क्या किया, अभी इन्होंने सबने अपनी राजधानी क्या बनाई हुई थी, इन्होंने सबने अपनी राजधानी बनाई थी क्या, राजगृह। ठीक है, या गिरिब्रज। ठीक है, या गिरिब्रज। इसने क्या किया, ये पहला, ये हर्यक के अंदर पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी, या पहला ऐसा राजा था जिसने अपनी राजधानी को चेंज करके क्या कर दिया था, पाटलिपुत्र। अब इसने अपनी राजधानी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये पाटलिपुत्र अब क्या बन गई, इसकी मगध की राजधानी बनी अभी। किसके शासनकाल के अंदर, ये उदयन के शासनकाल के अंदर मगध की राजधानी ये बनी, मगध की राजधानी। ठीक है, इसने मगध, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या हुआ, उदयन के बाद ये जैन धर्म को मानता था ये। ठीक है, ये भी जैन धर्म को मानता था। ठीक है, किसको मानता था, जैन धर्म का अनुयायी था, यानी कि अनुयायी था किसका, ये जैन धर्म का। जैन धर्म का अनुयायी था ये। ठीक है, जैन धर्म को मानता था ये। ठीक है, देखो इसके बाद जितने भी इसके अंदर शासक हुए वो सारे कैसे शासक हुए, कमजोर शासक, इसलिए वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। ठीक है, इसलिए नहीं टिक पाए क्योंकि कमजोर थे वो, खत्म गारंटी उनकी। ठीक है, इसलिए ज्यादा वो टिक नहीं पाए। ठीक, अब देखो कोई भी अगर राजा कोई कैसा है, बेकार है, किसी काम का नहीं है वो। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो उसके अधिकारी सलाहकार होते हैं वो निपटा देते हैं उसे। ठीक है, और खुद, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा ही होता था कि इसको निपटाओ और मैं राजा बनने की सोचूं, तो ऐसा ही हुआ इसमें भी। इसने क्या, अब इसका एक लड़का था नागदशक। ठीक है, इसका एक लड़का था, कौन सा, नागदशक। इसका एक लड़का था। एक काम करते हैं, इसको यहां से क्या करते हैं, थोड़ा रफ कर देते हैं इसको। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, अब उदयन का लड़का, क्या नाम है उसका, नागदशक। ठीक है, यानी कि उदयन का पुत्र, क्या नाम है इसका, नागदशक। नागदशक। अब इसका क्या हुआ, इसका एक अधिकारी हुआ करता था शिशुनाग। ठीक है, उसने क्या किया, शिशुनाग ने इसको क्या किया, 412 ईस्वी में इसको निपटा दिया। किसको, नागदशक को, क्योंकि खत्म थे, ढीले टाइप के थे ये राजा, जितने भी थे ये बाद में जितने भी राजा हुए सब खत्म थे। ठीक है, इनके अगर कुछ बस का होता तो जाहिर सी बात है इसकी हत्या ना कर पाता, यही अपना शासन करता इस पर। लेकिन नहीं, अभी हर जगह तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट चीज नहीं मिल सकती ना, कहीं पर आपको कुछ ना कुछ तो मिस मिलेगा ही। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक वंश के अंदर सभी शासक अच्छे मिलेंगे, ऐसा कोई नहीं है, जहां तक का मेरा अंदाजा है। वो जब पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा, जब पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक, मैंने मतलब कुछ ना कुछ कमी होती है और लोग उस कमी का फायदा उठा के फिर क्या करते हैं, राज करते हैं। उस टाइम पे ऐसा होता था। ठीक है, अब इसकी हत्या कर दी किसने, इसकी हत्या कर दी 412 ईस्वी में, 412 ईसा पूर्व में। किसके, इसके अधिकारी शिशुनाग द्वारा। इसके अधिकारी शिशुनाग द्वारा इसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और फिर इसने क्या किया, इसने फिर शिशुनाग वंश की स्थापना की, कब, 412 ईस्वी में।
ठीक। अगर देखो हर्यक वंश का अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका टाइम पीरियड क्या रहा होगा, तो मैं लास्ट लाइन में लिख देता हूं हर्यक वंश का टाइम पीरियड। हर्यक वंश ये इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 544 से 412 ईसा पूर्व। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा कि ज्यादातर इसका ही जिक्र हो रखा है बुक के अंदर, और किसी के टाइम पीरियड के बारे में इतना ज्यादा नहीं बताया गया। ठीक है, इन वंश के अंदर जो भी हम यहाँ ये मगध साम्राज्य के उदय के अंदर जो भी हम पढ़ेंगे, उसमें जो टाइम पीरियड की बात की गई है वो हर्यक वंश के बारे में की गई है बस। ठीक है, और किसी के बारे में बात नहीं की गई यहाँ पर। ठीक है, तो हम और किसी के बारे में बात करेंगे मैं नहीं। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे बस। ठीक, तो एक हल्का सा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, तो अब चलते हैं हमारा अगले वंश की तरफ। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब उदयन के पुत्र नागदशक की हत्या कर दी उसके अधिकारी ने, जिसका नाम था शिशुनाग, और उसने ही 412 ईस्वी के अंदर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी 412 ईस्वी में, और शिशुनाग गद्दी पर बैठ गया 412 ईस्वी में ही। ठीक है, तो अब डालते हैं शिशुनाग वंश। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल चीज है इसके अंदर भी। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट है बस। ठीक है, तो अब जब उसकी हत्या वहां कर दी 400, इसका जो संस्थापक है किसको कहा जाता है, शिशुनाग को। शिशुनाग को इसका संस्थापक कहा जाता है। कब की थी इसने, 412 ईसा पूर्व के अंदर इसने क्या कर दी थी, इसकी स्थापना कर दी थी। ठीक है, और इसने क्या किया था, इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, इसने अपनी राजधानी को चेंज करके क्या बनाया था, वैशाली। वैशाली क्यों बनाया था इसने, इसका एक रीजन था। देखो जो मगध, जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर जो आपको मैपिंग के द्वारा जो पढ़ाया था, तो आप देखोगे मगध के बराबर में ना एक इस ये नाम की चीज है, वज्जी। ठीक है, ये मगध के साइड में ही है। ठीक है, तो आप देख लेना उसे। ठीक, तो इन पर कंट्रोल करने के लिए इसने क्या किया था, अपनी राजधानी को, अपनी जो इनके जो हर्यक वंश की राजधानी थी उसको वहां से ट्रांसफर करके कहाँ गया था, ये वैशाली के अंदर। यानी कि इसने अपनी राजधानी को कहाँ शिफ्ट कर दिया था, वैशाली के अंदर। और इसका जो मेन कारण था वो क्या था, जो वज्जी होते हैं ना, उन पर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, तो उन पर क्या इसने क्या किया था, अपनी राजधानी को वैशाली बनाया था। क्यों बनाया था इसने, वज्जी पर नियंत्रण करने के लिए, वज्जी पर नियंत्रण करने के लिए। इसने राजधानी क्या बनाई थी, वैशाली की कोपनी से अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो आज का जो भी करंट में जो चल रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, जैसे इंडिया है ना, इंडिया के अंदर इंडिया के जो 3 पड़ोसी हैं फिलहाल, क्या, नेपाल और चाइना और पाकिस्तान, तो खैर बहुत पुराना है। ठीक है, तो इस टाइम वो क्या कर रहे हैं, नियंत्रण इस पे क्यों किया गया था, क्योंकि ये क्या कर रहा था, ये बैलेंस पैदा कर रहा था कहां पर, इसकी जो बाउंड्री लाइन है वहां पर। ठीक है, ऐसे ही जैसे अब क्या कर रहा है, चाइना कर रहा है, जैसे कि अभी। ठीक है, उसने कुछ हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं अभी कुछ टाइम पहले ही। ठीक है, तो वो किसके कारण हुए हैं, चाइना के बैलेंस करने के कारण ही हुए हैं वो। ठीक है, तो इसलिए ऐसे ही जब इंडिया ने फिर क्या किया कि उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा इंडिया, और किया भी इंडिया ने। ठीक है, ऐसे इसने क्या किया था, इनको कंट्रोल करने के लिए इसने अपनी राजधानी को चेंज किया था, कहाँ पर, वैशाली के अंदर। ठीक है, तो इसका मेन कारण ये था। ठीक है, इसने इसके बाद क्या हुआ, जब आप पिछली वीडियो देखोगे उसके अंदर मैप दिखा रखा था, तो एक नीचे की तरफ था राज्य अवंती, अब राज्य कह रहा हूँ साम्राज्य, एक अवंती जो महाजनपद था। ठीक है, इसने इस पर क्या किया, शिशुनाग वंश ने इस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और विजय प्राप्त कर ली। और इसने क्या कर दिया, जो अवंती का जो भी क्षेत्रफल था उसको क्या कर दिया, इसने मगध के अंदर मिला लिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, अवंती पर आक्रमण किया, इसने अवंती पर आक्रमण, अवंती पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की,
तथा अवंती को मगध के अंदर मगध में मिला लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अवंती पर इसने क्या किया, आक्रमण किया। ठीक है, और विजय प्राप्त की, और जो इसने जो भी वहां से जो महाजनपद जीता वो इसने क्या किया, उसको अपने मगध के अंदर इसने मिला लिया। ठीक है, अब इसकी हो गई मृत्यु कब, 300, हम बैकवर्ड चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ किसी ने हत्या नहीं की, इसकी मृत्यु हुई है 300 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब फिर गद्दी पर कौन बैठा, इसका लड़का काला अशोक। ठीक है, इसके बाद शासक किसने किया, काला अशोक ने। काला अशोक ये कौन था, शिशुनाग का पुत्र था। यह था शिशुनाग का पुत्र। ठीक है, अब इसने शासन किया। ठीक है, गद्दी पर यह बैठा कब, 396 ईसा पूर्व के अंदर ये गद्दी पर बैठ गया। कौन, काला अशोक। ठीक है, इसने फिर से क्या किया, इसने अब जो इसके पिताजी ने जो राजधानी की थी, क्या बनाई थी उसने, वैशाली बनाई थी उन्होंने। ठीक है, उसने क्या किया था, इसने क्या किया, इसने राजधानी को फिर से क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। कहां से, वैशाली से पाटलिपुत्र। ठीक है, इसने फिर से इसकी राजधानी क्या बना दी, राजधानी इसने क्या बना दी, फिर पाटलिपुत्र बना दी इसने राजधानी। ठीक है, आप देखोगे ना, ये मगध के अंदर ये राजधानी है, हमेशा कहाँ घूम रही है, पाटलिपुत्र के इधर उधर घूम रहे, कभी वहां ट्रांसफर जाते हैं, कभी वहां, लेकिन जो एंड में आके कहाँ टिकती है, ये पाटलिपुत्र के ऊपर ही। ठीक है, ऐसे ही जब हम दिल्ली सल्तनत के अंदर पढ़ेंगे तो वहां दिल्ली को भी कई बार चेंज किया जाएगा, लेकिन दिल्ली फिर भी कहाँ पर आकर रुकेगी, दिल्ली में आकर रुकेगी, फिर भी राजधानी फिर भी कहाँ पर आकर रुकेगी, दिल्ली में ही। ठीक है, और उससे लेके उस टाइम से लेकर आज तक आप देखोगे कि दिल्ली आज भी राजधानी है हमारी कंट्री की। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब इसके ही शासन काल के अंदर, काला अशोक के शासन काल के अंदर ही क्या हुआ, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। कहां पर, पाटलिपुत्र में। तो यहां पर क्या हुआ, द्वितीय बौद्ध संगति का, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया इसी के शासनकाल में, काला अशोक में। ठीक है, और कहां पर किया गया है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया किस शासनकाल में, काला अशोक के शासनकाल में। और कहां पर किया गया है, पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र के अंदर। ठीक है, इसके बाद भी फिर ऐसा हुआ, इसके बाद के जो शासनकाल, जो शासक थे वो भी इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि इतना ज्यादा अच्छा काम नहीं किया और इतना ज्यादा ताकतवर भी नहीं थे। ठीक है, तो इसके बाद जो इसका लड़का था, जब इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, इसके बाद इसका लड़का था कौन, नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन शासन बना, फिर शासक नंदीवर्धन, नंदीवर्धन शासक बना फिर। ठीक है, नंदीवर्धन बना शासक। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, अब इस नंदीवर्धन के भी एक था महापद्म नंद, खतरनाक, बड़ा ही खतरनाक नाम है तो, महापद्म नंद। ठीक है, महापद्म नंद ने क्या कर दी, इसकी, इस इंसान ने इसकी क्या कर दी, हत्या। ठीक है, निपटा दिया इसने इसको। ठीक है, महापद्म नंद ने क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी, और महापद्म नंद ने इसकी हत्या करके क्या किया, नंद वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो अब नंद वंश पढ़ेंगे यहाँ से, इसमें इतना ज्यादा कुछ खास नहीं था, इसमें यही था बस। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ठीक, तो अब नंदीवर्धन कौन है, ये काला अशोक का लड़का है ये, इसकी हत्या कर दी गई है किसके द्वारा, महापद्म नंद के द्वारा। और महापद्म नंद ने क्या कर दिया है, नंद वंश की स्थापना कर दी है महापद्म नंद ने। ठीक, ये था, काफी इंटरेस्टिंग है ये वाला। ठीक है, इसमें हमें 2 स्टोरी सुनने को मिलेंगी, काफी अच्छी अच्छी।
नंद वंश। नंद वंश, ठीक है। संस्थापक किसे कहा जाता है? महापद्म नंद। क्यों बना था ये? इसने क्या कर दिया था? इसने हत्या कर दी थी किसकी? नंदीवर्धन की। कौन था वो? काला अशोक का लड़का। तो संस्थापक कौन है इसका? संस्थापक है इसका महापद्म नंद। महापद्म नंद। महापद्म नंद ने इसकी हत्या करने के बाद इसका क्या कर दिया? नंद वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको दूसरा परशुराम भी कहा जाता है, ठीक। तो इसको दूसरा परशुराम भी, इसको दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट पूछ लेंगे दूसरा परशुराम किसको कहा जाता है, ठीक है। अब इसने एक उपाध्याय ली थी, एक राट और एक छत्र जैसी उपाध्याय इसने धारण किए थे, ठीक है। एक राट, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। एक राट और एक, इसने एक राट और एक छत्र जैसी उपाध्याय ली थी। इसने एक राट और एक छत्र जैसी उपाध्याय धारण की थी या इसने ली थी, ठीक है। ठीक, देखो इसमें कुल मिलाकर ने इसमें क्या था? 8 शासक हुए इसके अंदर, ठीक है। 8 शासक, हम 8 शासक के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है ना इसके बारे में पढ़ेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। 8 शासक के बारे में नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें कुल कितने शासक हुए? कुल शासक इसके अंदर कितने हुए? कुल शासक नंदवंश के अंदर कुल शासक कितने हुए? 8, ठीक है। और जिसमें 8वां शासक था वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे बस हम। और 8वां शासक था इसका कौन सा? 8वां शासक था इसमें धनानंद। अज्ञानी टाइप का, बिल्कुल संगी टाइप का इंसान था ये, ठीक है। अब देखो ये सबसे लास्ट का सी बात है, इसके बाद भी कुछ हुए होंगे लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 8वां शासक यही हुआ है लास्ट का, 8 ही शासक है इसके अंदर, ठीक है। अब इसने क्या किया? जो इसके जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया? काफी धन दौलत इकट्ठा कर रखी थी उन्होंने, ठीक है। तो इसको सब कुछ कैसे मिला? विरासत के अंदर मिल गया इसको। यह कुछ करे? फिर कुछ भी नहीं करने का, ठीक है। ये इसलिए नहीं करने का कुछ, क्योंकि इसको कुछ करने के लिए क्या चाहिए? आज इंसान कुछ करने के लिए क्या करता है? पैसे कमाता है ताकि अपना फ्यूचर को सिक्योर कर सके, लेकिन इसके पास तो पहले से ही सब कुछ है, तो ये तो कुछ नहीं करेगा बिल्कुल भी। इसका काम है सिर्फ लुटाना, ठीक है। तो ये लुटाएगा ही बस, ठीक है। तो इसलिए इसके दरबार में कभी आज ये त्योहार, आज वो त्योहार, आज ये उत्सव, आज वो उत्सव होते रहते थे इसके अंदर, इसके दरबार के अंदर। वो भी एक काफी इंटरेस्टिंग एक वहां पर स्टोरी बनती है, उसको भी देखेंगे अभी हम, ठीक है। तो इसी कारण इसके पास जो इतना सब कुछ इसको विरासत में मिला था, इसी कारण इसको लोगों ने क्या कहा था? धनवानों का राजा कहा था इसलिए इसको, ठीक है। कि ये तो धन, इसके पास धन की कोई कमी नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? धनवानों का राजा बोल देते हैं इसको, ठीक है था वैसे कैसा पता नहीं कैसा था ये, अज्ञानी टाइप का, दिमाग तो था ही नहीं इसके अंदर बिल्कुल भी, ठीक है। मतलब घमंडी टाइप का था ये, सन के टाइप, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? धनवानों का राजा बोला जाता है इसको, ठीक है। धनवानों का राजा ये भी बोला जाता है इसको, किसको? धनानंद को धनवानों का राजा ये बोला जाता है किसको? धनानंद को, ठीक है। धनवानों का राजा बोला जाता है इसको, ठीक है। अब देखो चाणक्य, इस नाम से सभी परिचित है, मुझे पता है, ठीक है। काफी फेमस नाम और काफी दिमागदार व्यक्ति है ये, ठीक है। तो चाणक्य या कौटिल्य, दो नाम थे इसके, चाणक्य या कौटिल्य, ठीक है। तो ये धनानंद के दरबार में रहा करता था, ठीक है।
धनानंद के दरबार में रहा करता था। धनानंद के दरबार में रहा करता था। कौन कौन रहा करता था? चाणक्य। धनानंद के दरबार में रहा करता था चाणक्य। तो क्या हुआ मैंने आपको बताया भी इसके पास पैसे कोई कमी तो नहीं थी। इसका काम क्या था? आज ये त्योहार, आज वो त्योहार, इसके दरबार में क्या होता था? उत्सव होते रहते थे। ठीक है, तो एक उत्सव के दौरान क्या हुआ, एक उत्सव वहां पर हो रहा था। ठीक है, उसके दौरान क्या हुआ कि चाणक्य ने कुछ धनानंद को कुछ क्या कह दिया, कुछ गलत बात कह दी। ठीक है, जिसने या चाणक्य ने इसको कुछ कह दिया, इसने धनानंद ने इसको कुछ कह दिया जिससे इसने उसका धनानंद का विरोध किया। ठीक है, और विरोध भी कैसा करते हैं, काफी अच्छा तगड़ा विरोध कर दिया। ठीक है, तो ये तो वैसे घमंडी टाइप का आदमी था ये इंसान। ठीक है, तो इस पे थोड़ा ना बर्दाश्त हो रही है इसकी, जो भी ये बोलेगा। ठीक है, इसने क्या किया, इसको किया इसने अपमानित करने के बाद इसने क्या किया, इसको दरबार से निकाल दिया। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, इसको अपमानित करने के बाद दरबार से इसने निकाल दिया। दरबार से निकालने के बाद चाणक्य को जैसे दरबार से बाहर निकलने की अनुमति दी गई, तो चाणक्य ने एक शपथ ली वहां पर। ठीक है, कि जब तक मैं इस धनानंद और इस पूरे नंद वंश का विनाश न कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी चूटा नहीं कटवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि पंडित थे, तो पंडित लोग क्या करते हैं, चूटा रखते हैं ना। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि मैं अपनी चूटा नहीं कटवाऊंगा जब तक मैं इस धनानंद और इस नंद वंश का विनाश ना कर दूं पूरी तरीके से। ठीक है, मतलब नामो निशान मिटा देना। ठीक है, जिस तरह होता ना, परमाणु बम छोड़ देना, बिल्कुल खत्म, कुछ ना रहा। ठीक है, तो इसने इस तरह की शपथ ली थी। ठीक है, उसने ऐसा किया भी कि वह तो घमंडी टाइप का था। जो भी इंसान घमंड में रहता है वो कभी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। ठीक है, इसलिए घमंड तो कभी करना नहीं चाहिए, व्यक्ति के फेवर में नहीं होता है। ठीक है, ठीक, तो इसने अब ये क्या करता था, इसने शपथ ले ली। अब ये बंदा क्या करता था, ये कभी खुद तो इसको कुछ कर नहीं सकता था। तो इसे क्या चाहिए था, इसे एक इंसान चाहिए था, ताकतवर इंसान, जिसकी सहायता से ये इसको क्या करे, इसके साथ युद्ध करे और इसको हराए। ठीक है, अब एक इसके बाद ये उसको बोलते हैं हम चाणक्य का विवाद। ठीक है, ये दो तरीका से प्रसिद्ध है। ये एक तो था इसमें चाणक्य विवाद, तो ये कौन सा टॉपिक है, चाणक्य विवाद कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इसको बोला जाता है चाणक्य विवाद। चाणक्य के साथ इसका विवाद हुआ था। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछा जाना वाला क्वेश्चन पेपर के अंदर या स्टोरी का जो पार्ट है वो है क्या, इसके शासनकाल के अंदर ही, धनानंद के शासनकाल के अंदर ही सिकंदर ने क्या किया था, भारत के ऊपर क्या किया था, अटैक किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, हालांकि एक बात अलग है, वो मगध तक पहुंच नहीं पाया था। वो क्यों नहीं पहुंच पाया था, मैंने आपको इसका स्टार्टिंग में ही बता दिया था, क्योंकि इसको नेचुरल पावर भी इसको क्या थी, प्रोवाइड हो रखी थी। ठीक है, मतलब नेचुरल पावर जैसे कि जंगल वगैरह, ठीक है, नदियाँ, ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, नेचुरल के अंदर आती है। ठीक है, ठीक, तो इसको नेचुरल पावर भी प्रोवाइड हो रखी थी, और कुछ ये अपने आप भी क्या था, पहले से ही ताकतवर रहा है मगध साम्राज्य। ठीक है, तो इसके शासनकाल के अंदर ही क्या हुआ, एक तो ये था, और सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण कब हुआ है, 326 ईसा पूर्व में। यहां तक आ गए हम 326 ईसा पूर्व के अंदर। 326 ईसा पूर्व के अंदर। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण। ठीक, तो ये दो चीजें जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये दो ही चीजें हैं बस, एक तो चाणक्य विवाद और एक सिकंदर का आक्रमण। इसी चीज के इन्हीं दो कारणों के कारण नंदवंश क्या है, काफी पॉपुलर है वो, इसलिए ये। ठीक है, इसको हम सेपरेट पढ़ेंगे अगले क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सिकंदर का आक्रमण ही पढ़ेंगे हम, और उससे फिर आगे। ठीक है, अब इसने क्या किया, ये चाणक्य जब इसके अपमान करने के बाद इसको वहां से निकाल दिया गया। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट रीजन है वो तो ये है, और जो सेकंड है वो क्या है, वो है ये। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण। ठीक है, अब जब चाणक्य का जब अपमान किया, जब ये वहां से जा रहे थे, तो इनको रास्ते में एक मिला, कौन, एक बालक मिला इनको। ठीक है, एक बालक कहाँ बैठा था, एक पत्थर के टीले के ऊपर बैठा था। ठीक है, और बच्चे खेल रहे थे, और उसको अपना क्या बनाया हुआ था उन्होंने,
राजा टाइप बना हुआ था उसने, और जहाँ पर बच्चे अपनी क्या लेकर आ रहे थे उसके सामने फरियाद लेकर आए थे कि इस तरह कीजिए, आप हमारे साथ इस तरह हुआ, इस तरह ये कीजिए, ये सजा दीजिए, ठीक है। तो और वो बच्चा काफी उस चीज को अच्छी तरीके से निभा भी रहा था। तो इन्होंने देखा कि ये बच्चा इस बच्चे के अंदर ऐसा टैलेंट है जो मैं इसको ट्रेनिंग दे करके और मैं धनानंद का क्या कर सकता हूँ, धनानंद और नंदवंश का विनाश कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इन्होंने इसके अंदर वो क्वालिटी देख ली, किसने, चाणक्य ने उस बच्चे के अंदर, और वो बच्चे का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो अब 322 ईस्वी में क्या हुआ, 362 इधर आ जाओ, 362 ईसा पूर्व में मौर्य वंश चंद्रगुप्त ने ईसा पूर्व में मौर्य वंश चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश चाणक्य की सहायता से ठीक है, चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर दिया युद्ध में, ठीक है। धनानंद को युद्ध में पराजित किया और इसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। कहाँ की, ये मगध के अंदर, ये भी मगध के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, 322 ईसा पूर्व में इसने भी इसको देख लिया था इस लड़के को, तो ये लड़का कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसने क्या किया, इसको ट्रेनिंग वगैरह दी, ठीक है, इसको शिक्षा दी, और इसको शिक्षित करने के बाद इसको क्या किया, फिर इसने क्या किया, इसके साथ में क्या हुआ, फिर धनानंद के साथ में क्या हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध के पश्चात क्या हुआ, इसको युद्ध में धनानंद को इसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद फिर इसने क्या किया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से। तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किस पे होगा, उसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, सिकंदर का आक्रमण, ठीक है, हालांकि ये पार्ट इसका ही है, लेकिन हम उसको सेपरेट पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर काफी अच्छे पॉइंट है, कम से कम 10 से 12 पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है, जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं जिनमें से, ठीक है। और वे पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, ठीक है, अगले लेक्चर में मौर्य साम्राज्य और सिकंदर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो करंट तो आप लोग पढ़ रहे होंगे, सभी पढ़ रहे हैं करंट आजकल, ठीक है। तो करंट का एक क्वेश्चन है, आंसर आपको देना है इसका, ठीक है। तो अभी इंडिया जो है अभी 5 आइस का हिस्सा बनने जा रही है, 5 आइस, ठीक है। तो यहां देख लो, एक मिनट, तो ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो किसी ने बताया नहीं, जो लास्ट क्वेश्चन लेक्चर में मैंने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, उसका भी किसी ने आंसर नहीं बताया। 5 आइस, तो ये क्या है, 5 आइस का हिस्सा बनने जा रहा है इंडिया, ठीक है। तो 5 आइस का जब हिस्सा बनेगा तो आपको, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है इस 5 आइस का मतलब क्या है, ठीक है, मीनिंग ऑफ 5 आइस, 5 आइस का मीनिंग बताइए आप लोग, ठीक है। मीनिंग ऑफ 5 आइस, ठीक है, तो आपको बताना है इन 5 आइस का मीनिंग क्या है, ठीक है। ओके, वैसे जो लास्ट लेक्चर में जो मैंने पूछा था ना, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है, क्योंकि इंडिया क्या होता है, यूएनएससी का क्या बन गया है, वो नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है, ठीक है। तो मैंने उसमें पूछा था कि इसमें 5S रीजन के तहत इंडिया ने एंट्री की है, तो मैंने पूछा था कि 5S का मतलब क्या है, उस 5S का मतलब आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज एक और दे लो, 2 करंट के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसको सर्च करो आप लोग, गूगल करो, कुछ करो, ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।